ज्योतिष विभागस्य इयं चर्चा विद्यते। चर्चायाम् अस्याम् अद्य अस्माकं विषयः विद्यते भारतीय ज्योतिष खगोल शास्त्र में गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। वस्तुतः हमारे बीच बहुत सारे नूतन छात्र, नूतन विद्यार्थी जो प्रवेश के इच्छुक वे इस प्रकार के भी जुड़े हुए हैं, ज्योतिष शास्त्र के विज्ञ भी जुड़े हुए हैं। अनन्तरम् अस्माकीनाः पुरातन छात्राः अपि यत्र संयुक्ताः सन्ति, तेषां समेषाम् अवबोधो भवतु इति कृत्वा संस्कृत भाषायां हिंदी भाषायाम् उभयत्रापि मिलित्वा व्याख्यानमिदम् अस्माभिः चिन्तितमस्ति। अद्यतन कार्यक्रमस्य प्रमुख चिन्तकाः अस्य विश्वविद्यालयस्य मान्याः कुलपति महोदयाः विद्यन्ते। तेषां महदिदं चिन्तनं प्रवर्तते यत् नितरां विश्वविद्यालये शास्त्रचर्चा व्याख्यानादिकं निरन्तरं भवन्तु इति। प्रत्येकस्य विश्वविद्यालयस्य इयं विभागस्य च इयम् अपेक्षा विद्यते यत् तत्र आचार्याणां शैक्षणिकं दायित्वं, शैक्षणिकं कार्यं महद् विद्यते। अत एव निरन्तरं तत्र चर्चाः भवेयुः इति कृत्वा प्रत्येकस्य विभागस्य एतादृश्यः चर्चाः अत्र प्रवर्तन्ते। तत्र इदं ज्योतिषशास्त्रस्य व्याख्यानम् अद्य प्रवर्तमानं विद्यते। व्याख्यानेऽस्मिन् अस्माकं मध्ये मुख्यवक्तारूपेण अद्य प्राप्ताः सन्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य पूर्व विभागाध्यक्ष महोदयाः प्रोफेसर विनय कुमार पांडेय महाभागाः। तेषाम् अद्य वयं व्याख्यानं श्रोष्यामः। सर्वप्रथमम् अहं माननीय कुलपति महाभागानाम् अनुज्ञया कार्यक्रमस्य औपचारिकं शुभारम्भं कर्तुम् अनुज्ञां वाञ्छामि। सर्वप्रथमं धन्यवादाः। तदर्थं वैदिकमङ्गलाचरणनिमित्तम् अहं निवेदयामि डॉक्टर पतंजलि कुमार पांडेय महाभागान् यत् कृपया वैदिकमङ्गलाचरणेन कार्यक्रमस्य शुभारम्भं कुर्वन्तु इति। हरि ओम नक्षत्रेभ्यः स्वाहा नक्षत्रेभ्यः स्वाहार्धमासेभ्यः स्वाहा पतंजलि पांडे स्वाहा हरेतुभ्यः स्वाहार्तावेभ्यः स्वाहा संवत्सराय स्वाहा दियावा पृथिवीभ्यः स्वाहा चन्द्राय स्वाहा सूर्याय स्वाहा रश्मिभ्यः स्वाहा बाहुभ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा द्वितीयेभ्यः स्वाहा मारुद्भ्यः स्वाहा विषवेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा मूलेभ्यः स्वाहा शाखाभ्यः स्वाहा वनस्पतिभ्यः स्वाहा पुष्पेभ्यः स्वाहा फलेभ्यः स्वाहा औषधीभ्यः स्वाहा। हरि ओम। धन्यवादाः डॉक्टर पतंजलि महाभागाः। मैं कृपया एक सूचना देना चाहूंगा। सभी जो हमारे श्रोतागण जुड़े हैं, कृपया अपना माइक आप ऑफ रखें और यदि आपने भद्र वेश धारण नहीं किया हुआ है तो कृपया अपना वीडियो भी बंद रखें। हमारा विनम्र निवेदन है आप आज के इस कार्यक्रम का श्रवणानंद लें और जो भी आपको उपयुक्त लगता है उसे आप नोट भी करते जाएं तो उपयोगी होगा। कृपया अपना अपना माइक बंद रखें और स्पीकर भी बंद रखें, माइक बंद रखें और वीडियो भी बंद रखें। धन्यवाद। इतः परम् अहं निवेदयामि अद्यतन अस्माकं कार्यक्रमस्य भारतीय ज्योतिष खगोल शास्त्र में गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत इत्यस्मिन् विषये व्याख्यानं प्रदातुम् अस्माकं मध्ये
उपस्थिताः सन्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य आचार्याः प्रोफेसर विनय कुमार पांडे महाभागाः तेषां परिचयनिमित्तं स्वागतं च कर्तुं ये च अत्र विद्वांसः समवेताः सन्ति तेषामपि शाब्दिकं वाचिकं स्वागतं कर्तुम् अहं निवेदयामि ज्योतिष ज्योतिर्विज्ञान विभागस्य आचार्यान् डॉक्टर शुभम शर्मा महाभागान्। सभी को नमस्कार। माननीय कुलपति महोदय, आदरणीय पांडे सर और जो विद्वज्जन हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और हमारे जो शोधक छात्र, अन्य छात्र और ज्योतिष के जिज्ञासु जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत। जब आदरणीय सर का एक ऐसा आकर्षण है कि जहां भी सर का व्याख्यान हो सहज ही लोग सुनने के लिए आतुर होते हैं और सदैव कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के आप पूर्वाध्यक्ष हैं और जब भी ज्योतिष जगत में नाम लिया जाता है प्रोफेसर विनय कुमार पांडे जी का, तो लगभग हर छात्र बहुत अच्छे प्रकार से परिचित होता है और मानता है कि हाँ, यहाँ से हमें निश्चित ही कुछ नया सीखने को मिलेगा। और आपके छात्र हमारे यहाँ संपर्क में भी हैं। डॉक्टर विनोद पांडे जी आपके शिष्य हैं, वो हमारे साथी हैं। और 18 फरवरी 2019 को जो विश्वविद्यालय में ज्योतिष विभाग की ओर से राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी हुई थी, देवालय वास्तु विविधायामा, देवालय वास्तु के विविध आयाम, उस शोध संगोष्ठी में बीज वक्तव्य आदरणीय सर का था और नगर नियोजन में देवालयों की क्या भूमिका होती है, पद के अनुसार उनको कहाँ होना चाहिए, बहुत अच्छा वक्तव्य सर का रहा था। हमारे छात्रों ने भी कई दिनों तक उसकी चर्चा की थी और हमें उससे एक जो प्रेरणा मिली, पूरे विभाग को, ज्योतिष एवं ज्योतिर्विज्ञान विभाग को जो प्रेरणा मिली, और उस समय जो हमारे पूरा विश्वविद्यालय परिवार ने सोचा कि वास्तु के क्षेत्र में हमें कुछ का पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ, तो कहीं ना कहीं वो आदरणीय गुरुजी का ही आशीर्वाद हम लोगों के लिए है और बहुत अच्छा वो पाठ्यक्रम चल रहा है। और आज जो खगोल के विषय में हम जानेंगे, गुरुत्वाकर्षण के विषय में जानेंगे। हम चर्चा तो करते हैं, गुरुत्वाकर्षण की बात होती है, सभी लोग जानते हैं कि पाश्चात्य जगत ने भी नाम दे दिया कि भाई ये तो न्यूटन ने दिया, लेकिन उससे पहले आचार्य भास्कर, न्यूटन से 500 वर्ष पूर्व वो गुरुत्वाकर्षण आकृष्टि शक्ति महितया, हम आचार्य जी से सुनेंगे। और भी वैदिक वाङ्मय में भी संकेत इस प्रकार के मिलते हैं। तो बहुत सी बातें आज हम आदरणीय गुरु जी से सुनने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत आदरणीय सर का। और हमारे आज अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय कुलपति जी, निरंतर सर हम लोगों को प्रेरित करते रहते हैं कि अच्छे से अच्छे व्याख्यान होने चाहिए, छात्रों का जुड़ाव अच्छे से रहे और टेक्नोलॉजी का भी हम कितना उपयोग अपने अध्ययन अध्यापन में, हमारे ज्ञान संप्रेषण में कर सकते हैं, वो भी हम सब करें। तो आदरणीय कुलपति महोदय का भी बहुत बहुत स्वागत और सभी ज्योतिष जगत के विद्वान, विश्वविद्यालय के अधिकारी, विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, समस्त शोधक छात्र और अन्य भी जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहु धन्यवादाः। अत्यन्तं हर्षप्रकर्षस्य विषयो विद्यते यत् अद्य विश्वविद्यालयस्य ज्योतिषविभागे इयं चर्चा प्रवर्तते। जैसा कि अभी हमारे डॉक्टर शुभम शर्मा जी ने विषय स्वागत के समय रख दिया है कि यह चिंतन किया गया कि किस विषय पर चर्चा की जाए, तो मैंने हमारे माननीय अतिथि महोदय, मुख्य व्याख्याता महोदय से, प्रोफेसर पांडे जी से निवेदन किया कि सर आप स्वेच्छा से जिस विषय को रखेंगे हमारे लिए वो बहुत ही अच्छा पाथेय होगा, किंतु उन्होंने कहा कि नहीं, आप अपने यहाँ से विषय का चिंतन करके मुझे बताएं किस विषय पर बात रखनी है। तो हमने सभी ने आपस में चर्चा की विभाग में और शर्मा जी से चर्चा हुई और हमारे जो अन्य मित्र हैं सबने इस विषय पर सहमति व्यक्त की कि हाँ, अब हम न्यूटन को बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूटन न्यूटन न्यूटन, इस विषय पर खुलकर ओपन चर्चा होनी चाहिए। और एक बड़ा मंच है विश्वविद्यालय और उसका ज्योतिष विभाग जो है वो इस प्रकार की बातों को कहने का अधिकारी है, इस प्रकार के सिद्धांतों पर चर्चा करने का अधिकारी है, इसलिए इस प्रकार की चर्चा अब निश्चित रूप से हमें करनी ही चाहिए। और इस विषय को हमने अंतिम रूप देते हुए निवेदन किया हमारे माननीय प्रोफेसर पांडे जी से। उन्होंने सहर्ष विषय को स्वीकार करते हुए कहा कि बहुत सुंदर
और उपयोगी विषय आपने चुना है, इस विषय पर ही चर्चा की जाएगी। और उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया, आज वे यहाँ उपस्थित हैं। हम सभी ज्योतिष शास्त्र में निहित अलग अलग आचार्यों के मत में कहाँ इस प्रकार की चर्चा है जिससे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल सिद्ध होता है, उन समस्त पहलुओं पर आज चर्चा करने जा रहे हैं और बहुत ही उपयोगी यह विषय आज रखा जाएगा। आप सभी के लिए पुनः स्वागत और आप सभी का वंदन है। मैं इसके उपरांत निवेदन करूंगा, सीधा विषय पर आते हुए, अन्य औपचारिकताओं की ओर न जाते हुए, मैं हमारे आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर आचार्य विनय कुमार पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस विषय पर अपने महत्वपूर्ण उद्बोधन को हम सभी के समक्ष प्रदान करें। आदरणीय आचार्य प्रोफेसर विनय कुमार पांडे, स्वागत है श्रीमान। धन्यवाद भार्गव जी। श्रूयते वा? आवाज आ रही है मेरी? जी बहुत बढ़िया, साफ जी, धन्यवाद। यत्रत्रातुमिदं जगज्जलजनी बन्धौ समभ्युद्गते स्वान्तध्वंस विधौ विधौत विनिमन्निः शेष दोषोच्चये वर्तन्ते कृतवः शतकृतमुखा दिव्यन्ति देवादिवि प्राङ्नः सत्यं व्यनक्तुसगिरं गिर्वाण वन्द्योरभिः। परम सम्मान्याः संस्कृत जगतः सुरेंद्र वत्स जी, कृपया आपका माइक जो है बंद कर लें, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। सुरेंद्र वत्स, क्षमा करें आदरणीय। परम सम्मान्याः अस्य कार्यक्रमस्य सभाध्यक्षत्वेन संरक्षकत्वेन विराजमानाः महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः, अस्य ज्ञान सत्रस्य सभाध्यक्ष महोदयाः, किंच संस्कृत जगतः संस्कृत समुपासकानां संरक्षकत्वेन विराजमानाः प्रोफेसर विजय कुमार सीजी महोदयाः। एकवारं तेषां सह मेलनं नागपुरे अस्ति ममापि। ते अत्यन्तम् उत्सुकाः सन्ति संस्कृत जगति किं नूतनं स्यात्, अस्माकं संस्कृत वाङ्मये यद् अधिष्ठितं ज्ञान विज्ञानम् अस्ति तेषां लाभः कथं समाजस्य कृते स्यात्, तेषां गूढतम विषयाणां कथं समाजस्य कृते प्रकाशनं स्यात् इत्यस्मिन् विषये सर्वदा दत्तावधानाः भवन्ति। एते कार्यक्रमस्यास्य कुशल संचालकाः किंच तत्र संयोजकाः डॉक्टर उपेन्द्र भार्गव वर्याः, एतेपि अत्यन्तम् अनुसंधान कर्मणि निरताः सन्ति। अत्यन्तं विद्वांसः, ज्योतिष जगति विस्तृताः। एतेषां सहयोगिनः डॉक्टर शुभम शर्मा वर्याः ज्योतिष विभागे आचार्यत्वेन विराजमानाः। तेपि ज्योतिषे अत्यंत प्रवीणाः सन्ति। अन्ये च ज्योतिष विभागीयाः डॉक्टर विनोद कुमार वर्याः, डॉक्टर विजय कुमार वर्याः, अन्ये च महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालयस्य तत्तद् विभागीयाः विद्वांसः, संरक्षकाः तथा च अस्मिन् सत्रे समवेताः ज्योतिष शास्त्र जिज्ञासवः। महत् सौभाग्यस्य अवसरोऽयं यत् अहं भवतां समक्षम् अस्माकं यत् प्राचीनतमं ज्ञान विज्ञानम् अस्ति, तेषु ज्ञान विज्ञानेषु एकं यत् मूलतत्त्वं, तेषु मूलतत्त्वेषु यत् आकर्षण शक्ति सिद्धान्तः, तस्मिन् विषये अस्माकं स्वकीयं शास्त्रमतम् उपस्थापयितुम् उपस्थितोऽस्मि। भवन्तः धन्यवादार्हाः, यतोहि भवतां तत्र प्रयासेनैव अवसरोऽयं मया लब्धः। तत्र अनेकानि माध्यमानि भवन्ति, अनेकाः भाषाः भवन्ति, येन विषय सम्प्रेषणं भवति, व्याख्यानं भवति, वार्तालापं भवति, कार्यं वा भवति, परन्तु सा भाषा तन्माध्यमं सुकरं भवति येन सर्वाधिकः लाभः स्यात् समाजस्य। मन्ये तत्र सत्रेऽस्मिन् कार्यक्रमेऽस्मिन् शताधिकाः तत्र प्रतिभागिनः सन्ति।
सर्वे तादृशं संस्कृतं न जानन्ति तथा च विषयस्य निर्धारणमपि हिंदी भाषायामेव कृतम् अस्ति। एतस्मात् कारणात् अहमपि स्वकीयं मतं राष्ट्रभाषायामेव उपस्थापयामि, येन अस्माकं संस्कृतवाङ्मये यत् गूढतमं ज्ञानविज्ञानम् अस्ति तेन समाजे तेषां ज्ञानविज्ञानानां समाजे प्रकाशनं स्यात्। कीदृशं स्वरूपम् अस्माकं ज्योतिषशास्त्रस्य, तस्मिन् ज्योतिषशास्त्रे खगोलस्य कीदृक् चिन्तनं कृतं वर्तते अस्माकम् आचार्यैः, तत्सर्वं समाजस्य समक्षे प्रकाशितं स्यात् इति धिया राष्ट्रभाषायामेव स्वकीयं मतम् उपस्थापयामि। धन्यवाद भार्गव जी, बहुत ही अच्छा विषय है। जैसा कि आपसे हमारी चर्चा हुई थी और आपने अपने सहयोगी विद्वानों से परामर्श करने के बाद यह विषय हमें सुझाया था, और शायद मुझे भी सोचना होता तो मैं यह विषय नहीं सोच पाता, लेकिन आप लोगों ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से और अपनी, क्योंकि हमेशा ही कुछ करने की आप सबकी भी लालसा रहती है और उद्यत रहते हैं, तो आप लोगों की अन्वेषकी बुद्धि ने निश्चित ही इस समसामयिक और गंभीर विषय को हम लोगों के समक्ष विचार करने के लिए उपस्थापित किया है। इसके लिए आप सभी आयोजक मंडल को मैं धन्यवाद देता हूं, और कुलपति महोदय जो हम लोगों के संरक्षक हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूं। जब हम चिंतन आरंभ करते हैं तो देखते हैं, क्योंकि किसी भी चिंतन की आधार भूमि इतिहास पे आधारित होती है, आधार भूमि पे आधारित होती है। कोई भी चिंतन जो है किसी न किसी आधार भूमि पर ही प्रवर्तित होता है, क्योंकि जहां से हम चिंतन आरंभ करेंगे उस चिंतन की कोई न कोई एक आधार भूमि होनी चाहिए, और बिना आधार भूमि के कोई भी चिंतन आगे नहीं बढ़ता। जब हम आधार भूमि की तलाश करते हैं तो दो विधाएं, अनेक विधाएं हैं, लेकिन आप दो तरह से उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। वो जो पाश्चात्य दृष्टि, पाश्चात्य शोध, पाश्चात्य आलेख और पाश्चात्य चिंतनों पर आधारित है। दूसरी वो आधार भूमि जो हमारी भारतीय मनीषा है, जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है, जो हमारी भारतीय ज्ञान विज्ञान की सरणी है, उस पर आधारित है। उसमें भी अनेक विभेद होते हैं, अनेक भेद होते हैं, उपभेद होते हैं। कुछ स्वदेशी चिंतक, जिसका शरीर, जिसका रहन सहन, जिनका जीवन यापन तो इस राष्ट्र में होता है, परंतु चिंतन की आधार भूमि जो होती है पाश्चात्यों से प्रभावित होती है। और कुछ पाश्चात्य जगत के तटस्थ विद्वान जो रहते तो हैं पाश्चात्य जगत में, पाश्चात्य देशों में, लेकिन उनकी चिंतन शाश्वत की तरफ अग्रसरित होती है, और निस्संदेह की तरफ अग्रसरित होकर के हमारे भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा के अमूल्यों के अनुरूप जो शाश्वत सिद्धांत है, उन शाश्वत सिद्धांतों को अपनी आधार भूमि में स्थापित करके फिर चिंतन का कार्य आरंभ करते हैं। यह अंतर्द्वंद आज से नहीं, हजारों हजार वर्ष पहले से है। दोनों परंपराएं हैं। एक तरफ तो विश्वगुरु के पद पे कभी भारत प्रतिष्ठित था, तो दूसरी तरफ वही पाश्चात्य आक्रांताओं के द्वारा भारत की ज्ञान परंपरा को गणेरियों का और तथाकथित उन गंवार लोगों के गीत तक सिद्ध कर देने का प्रयास किया गया कि ये यहाँ के लोगों को तो न रहना जानते हैं, न बात करना जानते हैं, न खाना जानते हैं, न परिधान इनका अच्छा है, न सोचना अच्छा है, इसीलिए इनकी शिक्षा पद्धति अलग अच्छी हो ही नहीं सकती, इनकी ज्ञान परंपरा समृद्ध और विकसित हो ही नहीं सकती। यह एक भरपूर समवेत प्रयास करके हम लोगों को एहसास कराने का प्रयास किया गया, और जिससे हम बहुशः प्रभावित हुए, और यह परंपरा छीड़ होती गई, और पाश्चात्य आधार भूमि पर चिंतन के लिए हम विवश होते गए, जिसका परिणाम आज हमें देखने को यह प्रत्यक्ष रूप में मिल रहा है कि आज जो ज्ञान थाती हमारे भारतीय मनीषियों की है, हमारे भारतीय चिंतकों की है, वो अपनी है कि नहीं, और यह भी विषय अपने ज्ञान परंपरा में है कि नहीं, यह चिंतन करने की भी आवश्यकता आन पड़ी। दुखद भी है, सुखद भी है। दुखद तो ये कि हमें इस चिंतन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि बीच में बहुत सारी विसंगतियां आई। सुखद ये देर से सही जागरण तो हुआ, लोग जानने का प्रयास तो करने के लिए उत्सुक हुए, जानने का प्रयास करना तो आरंभ की। जब 18वीं
शताब्दी तक के इतिहासकारों को हम देखते हैं, खास करके पाश्चात्य इतिहासकारों को, तो वो उनका समग्र जो चिंतन है वो जो पाश्चात्य रोम, चीन, बेबोलिन, अल्जिया, यूनान, इनकी सभ्यताओं से बिल्कुल ही वो प्रभावित है। उनकी ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य, खगोल, गणित इत्यादि जो भी उनके विषय हैं वो इनके मन मस्तिष्क पे बहुत ही प्रभाव डाले हुए हैं। लेकिन 19वीं शताब्दी के मध्य में जैसे जैसे बेबीलोन और पाश्चात्य कुछ लेखकों के द्वारा मध्य पूर्व एशिया के जब इतिहास आपके समझ आने लगे, तब जाकर के लोगों की आंखें खुली, जिसमें सार्टन, थॉमस हेथ इत्यादि 3-4 कुछ और भी विद्वान हैं, जो पाश्चात्य विद्वान हैं, भारतीय वास्तविकता को, शाश्वत सिद्धांतों को मूल में स्थापित करके और अपने चिंतन का कार्य उन्होंने आरंभ किया। और जब उन्होंने अपने चिंतन का कार्य आरंभ किया और जब वहां से प्रकाशन आरंभ हुआ, तब जाकर के लोगों की आंख खुली की खुली रह गई कि हम किस अंधकार में जी रहे थे, हम कहां पर थे, किस चिंतन परंपरा में थे, जहां पर हमें यह बताया गया था कि सब कुछ इस दुनिया में जो कुछ भी है सब यूनान, मिस्र, बेबीलोन और यहां से प्राप्त हुआ है, पाश्चात्य देशों से प्राप्त हुआ है, मिस्र, रोम से प्राप्त हुआ है, सबको पता है। जब वहां से बातें कुछ परिवर्तित हुई, तब जाकर के हमारे कुछ पाश्चात्य चिंतक, स्वदेशी पाश्चात्य चिंतकों ने भी एक बार उनकी पुनरावृत्ति करना आरंभ किया, उनका पुनरावृत्ति आरंभ किया और जाकर के उन लोगों को पता चला कि जिस खगोल, ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कला और दर्शन की बात लोग पाश्चात्यों को केंद्र में लेकर के सोच रहे थे, वह सब कुछ तो भारत से निकला हुआ है। क्योंकि जो कुछ भी परंपराएं वहां से प्राप्त हुई उन्हें पूरा पाश्चात्य गणित का ज्ञान अरब से लेता है, यमन देशों से लेता है, अरब से लेता है। और वो जितने भी पाश्चात्य हैं वो सब, उनके जो शीर्ष गुरु हैं वो प्लूटो हैं, प्लेटो। और उसके बाद उन लोगों ने, जितने भी पाश्चात्य हैं, वो में इतिहास आप देखिए तो उन लोगों ने गणित का ज्ञान जो है वो अरब देशों से लिया, खगोल का ज्ञान अरब देशों से लिया। और अरब देशवासियों ने खगोल का ज्ञान, गणित का ज्ञान कहां से लिया है, आपको सर्वविदित है, भारतीय अवधारणा से। भारतीय मूलकता है उनकी, भारत से दशमलव का ज्ञान लिया, भारत से गणित का ज्ञान लिया, भारत से खगोल का ज्ञान लिया। तब जाकर के जो अवधारणा बिल्कुल उल्टी थी वो 180 डिग्री पे टर्न हो गई, वो बिल्कुल परिवर्तित हो गई। जहां हम सोचना आरंभ करते थे और भारत में जाकर के उसका समापन करते थे, वहां हम भारत से सोचना आरंभ किए और पाश्चात्य में जाकर के समापन करा। चिंतन परंपरा चली कहां से, किस रूप में चली? दर्शन और खगोल और कला का एक समवेत सम्मिश्रण देखने को मिलता है। जब पाश्चात्य आप विचारकों को देखेंगे, पाश्चात्य चिंतकों को देखेंगे, सुकरात से आरंभ होता है, जो उनकी फिजिकल, जो एक भौतिक सत्यापित करने की जो बात है, भौतिक सत्यापन की जो बात है, वो सुकरात से आरंभ होती है। सुकरात उनके सबसे पहले दार्शनिक गुरु होते हैं। उसके बाद से प्लेटो आते हैं जो सुकरात के शिष्य हैं। प्लेटो के बाद अरस्तु आते हैं जो प्लेटो के शिष्य हैं। उसके बाद से बड़ी लंबी परंपरा है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन वहां और समग्र विश्व में ही एक जो चिंतन की परंपरा रही है, वह दर्शन, अध्यात्म, गणित, खगोल, भूगोल की समवेत रही है। क्योंकि यही दार्शनिक लोग हैं जिन्होंने कुछ सिद्धांतों को स्थापित किया है, जिनकी परंपराएं आगे बढ़ी। किस रूप में आगे बढ़ी सब जानते हैं, बहुत विस्तृत चर्चा करने की, क्योंकि फिर हम लोग दूसरे चर्चा में उलझ जाएंगे। एक समवेत स्वरूप वहां दिखाई देता है हमारा पाश्चात्य जगत में। जब आप भारत में आते हैं, जब आप भारतीय आधार पर किसी भी चिंतन को आरंभ करते हैं, तो हमारे यहाँ तो एक ही सिद्धांत है, वेदात् सर्वम प्रसिद्ध्यति, वेद मूलम जगत सर्वम। जगत में जो कुछ भी है वेद मूलक है। वेद से ही सारी संकल्पनाएं जन्म लेती हैं, सारे प्रयोग के आधार जन्म लेते हैं।
आज से पहले मत जाइए, 2000 वर्ष पहले जाइए, तो विश्व के सामने कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं था। आजकल जो विज्ञान का स्वरूप देखने को मिलता है, चाहे विज्ञान के जो भी शाखा प्रशाखा आपको देखने को मिलती है, आपको पढ़ने की मिलती है, चाहे गणित हो, खनिज हो, रसायन हो, भूगर्भ हो, जीव हो, वनस्पति हो, गणित हो, अंतरिक्ष हो, मौसम हो, कृषि हो, जितने भी शाखा प्रशाखाएं मिलती हैं, उनका कहीं भी नामो निशान नहीं। भारतीय चिंतन परंपरा में सिर्फ 2 ही विज्ञान हुआ करते थे, एक जो आयुर्वेद था, जो उपवेद के रूप में प्रतिष्ठित था, और दूसरा ये ज्योतिष विज्ञान था, ज्योतिर्विज्ञान था, जो वेदांग था। क्योंकि वेदों को समझने के लिए ही उनके ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, शूल्ब सूत्रों की रचना हुई, उसके बाद संहिताएं आई, संहिताओं के बाद फिर उस स्मृतियां, फिर उसके बाद महाभारत, पुराणों का काल, फिर उसके बाद ये क्रम, इतिहास बहुत समीक्षा करने की बात नहीं है। उसी क्रम में सब धीरे 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 सभी चीजें आगे बढ़ती हैं। तो जो हमारे यहाँ मूलकता है वह वेदों से शुरू हुई, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं वो सिद्धांत स्थापित रहे होंगे। क्योंकि जितने भी आचार्यों की चिंतन परंपराएं आरंभ हुई हैं, सब वेद मूलक ही हैं। वेद को केंद्र में रख करके, वेदों को ही केंद्र में रख करके सारे पल्लवयन हुए हैं। चाहे वो पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के सिद्धांत की बात करिए, भूमि के भ्रमण की बात करिए, भू केंद्रिक भ्रमण की बात करिए, या सूर्य केंद्रिक भ्रमण की बात करिए। सूर्य केंद्रिक और भूकेंद्रिक भ्रमण की बात इसलिए मैं कर रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि दोनों बातें हैं सुविधा के लिए। और इस संदर्भ में प्लेटो का एक बहुत ही विचार, बहुत ही अच्छा विचार हमारे दिमाग में, मन मस्तिष्क में अभी आ रहा है कि प्लेटो ने अपने समय में, क्योंकि उनको पता, उन्होंने स्पष्ट रूप में अपने अनुभव में कहा कि जो हमारे शोध के सिद्धांत हैं उसके सभी हिस्से सर्व उसी रूप में समाज के सामने प्रकाशित नहीं होने चाहिए, और अगर प्रकाशित हुआ तो उससे सब लोग अपने अपने तरह की अलग व्याख्या करेंगे और समाज में एक भ्रम उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि समाज का जो सिद्धांत होता है, जो सूत्र होता है, वो एक लाइन का होता है, लेकिन उस समझने की जो वृत्ति होती है वो कभी कभी हजारों पृष्ठ की हो जाती है। तो 1000 पृष्ठ की वृत्ति पढ़ना जन सामान्य के बस की बात नहीं, और एक लाइन का अगर सूत्र हम सामान्य रूप में दे देते हैं तो उसको पढ़ करके जो उसका सरल भावगम्य अर्थ होगा उसको समझ करके उनका मन मस्तिष्क जो है किसी भी बात को अपनी तरफ ले सकता है। इसलिए सिद्धांत सभी के सभी यथावत रूप में जब तक कि प्रतिष्ठापित न हो जाए, समाज के सामने जब चर्चा चल रही हो, जब उसके विचार की बात चल रही हो, उसको यथा रूप में स्थापित नहीं करना चाहिए, समाज के सामने प्रकाशित नहीं करना चाहिए। स्पष्ट रूप में उसने कहा, अपने लिए उन्होंने कहा था कि हमारे सिद्धांतों को कोई भी लीक न करे, क्योंकि जब तक स्थापित नहीं हो जाते। हमारे यहाँ जो ज्ञान, उनके यहाँ विसंगतियां कितनी उत्पन्न हुई, थोड़ी सी चर्चा करके फिर हम लोग इधर आ जाते हैं। उसके बाद जब आगे आए तो धर्म मूलक विज्ञान, उनके यहाँ भी परंपरा वही थी, दर्शन, अध्यात्म, ज्ञान, विज्ञान और धर्म एक साथ ही चल रहा। जितने भी वैज्ञानिक सोच थे, अंतिम निर्णय उनके जो धर्म स्थल हैं, धर्म के केंद्र स्थल हैं, वहीं से नियंत्रित होते थे। और शिष्य जारदानो ब्रूनो की 2 घटनाएं तो आपको याद ही होंगी, 2 चीजें तो आप जान ही रहे होंगे। सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं कि वहां की सोच और हमारे सोच में अंतर क्या था, और फिर किस रूप में हम लोगों ने अपने विषय को प्रतिष्ठापित किया। वहां की जो सोच थी वो धर्म विरुद्ध कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी, और एक ही सिद्धांत होता था जो धार्मिक रूप में भी लागू होता था, वैज्ञानिक रूप में भी लागू होता था। इसीलिए जो उनके धर्म ग्रंथ में प्रतिष्ठापित मत है, एक ही उसका अर्थ है, एक ही आशय है, जिसको सब लोग समझते थे, सब लोग जानते थे कि मनुष्य जो है वो इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का सबसे नायाब तोहफा है।
सबसे महत्वपूर्ण वस्तु प्राणी है, और बाकी दुनिया की जो चीजें हैं वो इसके उपभोग के लिए बनाई गई हैं, और इसीलिए यह जहां पर रहता है वही इस पूरे ब्रह्मांड का केंद्र भी है। उनके यहाँ का स्थापित सिद्धांत है, एक ही है, अर्थ भी इसके एक ही है। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे अर्थ में उन्होंने इसको कहीं किसी जगह तो उनके पुस्तकों को प्रकाशित नहीं होने दिया गया, बहुत प्रताड़नाएं दी गई उनको। बाद में उनके जब 17 फरवरी 1600 में, आप जब इतिहास सर्च करेंगे तो देखेंगे, जब उनके शिष्य जॉर्दानो ब्रूनो को फांसी दी गई, जब फांसी का मतलब रोम के चौराहे पे जब जिंदा जला दिया गया मिट्टी का तेल छिड़क करके, और यही कहने के लिए कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो सूर्य केंद्रित भ्रमण करता है, और असंख्य ब्रह्मांड हैं इस दुनिया में। आकाश उतना ही नहीं है जितना हमें दिखाई देता है, और दूसरा, सभी ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सिर्फ इतना ही कहा था, और वह उनके धर्म ग्रंथों के विरुद्ध था। इसलिए उनको रोम के चौराहे पे, शायद पीसा नगर या अभी कुछ विस्मृत हो रहा है, वहां पर उनको मिट्टी का छिड़क करके चौराहे पे जिंदा जला दिया गया, कि उनके यहाँ जो ये चिंतन की परंपरा थी वो धर्म विरुद्ध हो रही थी। लेकिन जब हम अपनी तरफ आते हैं तो हमारे यहाँ आकृष्टेन रजसा वर्तमानो निवेशेन मृत्यं च, दो सिद्धांत एक साथ ही प्रतिपादित किए जाते हैं। एक सामान्य सिद्धांत, जो सामान्य अवधारणा होती है पृथ्वी के स्थिर रहने का और भूकेंद्रिक का, वह किस लिए, जो प्लूटो ने बाद में इशारा किया। हमारे ऋषि महर्षि जो थे वो दोनों तरह की बातें करते थे, दोनों तरह की, मतलब अब सभी को प्रकाशित भी करते थे, लेकिन कथानक के रूप में प्रकाशित करते थे, क्योंकि यह एक विश्वास और श्रद्धा मूलक देश था। अपने धर्म पे, अपने ऋषियों पे, अपने ज्ञान परंपरा पे इन्हें पूर्ण विश्वास था, और ये जानते थे कि ये शाश्वत सिद्धांतों को ही स्थापित करने वाले लोग हैं, और जब सिद्धांत को ये स्थापित होंगे तो वो बहुत दिनों तक तो इसीलिए एक तरफ तो जहां हमारे गणितज्ञों ने भूकेंद्रिक गणना का सिद्धांत किया, जिससे कि हमारे ग्रह गणित के आयाम सरल हो सके, सूक्ष्म हो सके, सरल हो सके, कम समय में हम अधिक परिणाम प्राप्त कर सके, और दूसरा वहीं पर उन्होंने वैज्ञानिक चिंतन के लिए सिर्फ जो विज्ञान जगत में, जो खगोल जगत में, जो अन्वेषण के जगत में काम करते हैं, उनके लिए सूर्य केंद्रीय गणना की भी बात कही कि अगर आपको इसके क्रम में आगे जाना है तो इस मंत्र के आधार पर आप देख लीजिए कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी परिभ्रमण करती है। आगे जब परंपरा में, पौरुषीय परंपरा में आते हैं तो आर्यभट्ट इन सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं, प्राणी ने कलाम्बु इत्यादि, वो जो अक्ष भ्रमण की बात करते हैं, उसके साथ चक्र भ्रमण का भी मूल विद्यमान रहता है। सारी बातें, क्या आपको नहीं पता है कि राहु केतु की जो संकल्पना है वो किस आधार पर की गई है, कैसी संकल्पना है? आज के लोग, आज के जो तथाकथित वैज्ञानिक, जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र को कभी देखा नहीं है, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, वो आज भी यह मानते हैं कि राहु और केतु रूपी जो दैत्य हैं वो ग्रहण के कारक बताए गए हैं भारतीय ज्योतिष में। परंतु क्या यही अवधारणा है गणित के सापेक्ष? क्योंकि हम वेदांग थे, वेदांग हैं, और वेदांग से हट करके अलग नहीं रह सकते। वेदांगता हमारी जान नहीं सकती, और वेदांगता हम छोड़ भी नहीं सकते। और जब तक वेदांग बने रहेंगे, वेद विषयों का प्रतिपादन हमारा कर्म है, मुख्य ध्येय है। क्योंकि जब हम वेदांगता की बात करते हैं तो एक जो कर्म मुख्य आता है उसमें इसका प्रयोजन सिद्ध होता है, तो वहां पर दोनों विषयों का प्रतिपादन आवश्यक था। तो हमारे ऋषियों ने दोनों विषयों का प्रतिपादन किया। चाहे वो समय के परिमाप की, जब आप पुराणों में कथा सुनेंगे कि जब वो ब्रह्मा के पास गए और पता चला कि वहां पर आप गए तब तक पृथ्वी पे हजारों वर्ष बीत चुके, इस तरह की बात कहे हो, या जो सापेक्षता सिद्धांत की बात आती है, या फिर पृथ्वी के भ्रमण की बात हो, या ग्रहण के संबंध में कोई भी बात हो, या ग्रहों के निरूपण की बात हो, या ग्रहों की परिभाषा की बात हो, सीधे सीधे पटाक्षेप नहीं किया जा सकता।
और सीधे सीधे आक्षेप भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि यह जो आधुनिक विज्ञान है, इस विज्ञान का एक शाश्वत नियम है जो आधुनिक विज्ञान है कि जब तक किसी वस्तु का खंडन नहीं होगा तब तक विज्ञान के सिद्धांत स्थापित नहीं किए जा सकते, और जिसमें किसी सिद्धांत का खंडन नहीं किया जाए वो विज्ञान नहीं। सीधी सी बात है, क्योंकि विज्ञान में किसी भी विषय की स्थापना तभी होगी जब किसी भी विषय का खंडन होगा, और जब तक खंडन नहीं होगा तब तक सिद्धांत स्थापित नहीं होगा, और सिद्धांत स्थापित नहीं होगा तो वो विज्ञान नहीं है। इसीलिए कहा कि खंडन जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र के 2-3 पक्ष रहे हैं। एक तो क्योंकि हमारे यहाँ वो जो एक अंतिम ध्येय है, जीवन का परम लक्ष्य है, उसको प्राप्त करना तो है ही। दूसरा वैज्ञानिक। तीसरा ये जो भौतिक जगत में आजकल जो आपको देखने को मिल रहा है, जो सबसे क्षुद्र, सबसे तुच्छ भाग ज्योतिष का, उसे श्रुति भी 3 कांडों में विभक्त है, ज्ञान, उपासना और कर्म कांड के। वैसे ही ज्योतिष के भी 3 ज्योतिष का भी प्रयोग, ज्योतिष के अर्थ, ग्रह पिंडों का, ज्योतिष की गणनाओं का भी 3 अर्थों में प्रयोग होता है। एक तो आध्यात्मिक दार्शनिक परंपरा में जो परम पुरुषार्थ की सिद्धि दार्शनिक पृष्ठभूमि होती है, दूसरा एक वैज्ञानिक पृष्ठभूमि होती है, तीसरा एक जो धर्मशास्त्रीय पृष्ठभूमि होती है। और धर्मशास्त्रीय शास्त्र संबंध, लोक से संबंध जो इसके प्रकाशन में जो तृतीय है वो उत्तरोत्तर धीरे धीरे कमजोर होती जाती है, उत्तरोत्तर धीरे धीरे उसका स्वरूप छोटा होता जाता है और अनुपयोगी होती जाती है। अब यहाँ पर जो सबसे छोटा है वही सबसे उपयोगी है, जो सबसे बड़ा है वो बिल्कुल ही छोड़ दिया गया। और जब से हम लोगों ने, क्योंकि इसके पहले तक हमारी जितनी भी अवधारणाएं थी प्रयोग मूलकता को हम लोग जब तक बनाए रखे तब तक हमने ही विज्ञान के जितने भी उपभेद थे उनका मार्गदर्शन किया है, उनमें अग्रगण्य रहे। लेकिन जहां से हम लोगों ने अपना प्रयोग बंद कर दिया, वहां से यांत्रिकी प्रयोगों को बंद कर दिया, वहां से हम पिछलग्गू बनते चले गए। जब हम आकर्षण शक्ति के सिद्धांत की बात करते हैं, कुछ लोगों का आक्षेप ये होता है कि ये भारतीय संस्कृति के जो चिंतक होते हैं बड़ी चालाक होते हैं। जब कोई बात कहीं से सिद्ध हो जाती है तो उसको जबरदस्ती वेद मंत्रों से ला करके और संहिताओं के 2-4 मंत्रों को ला करके जबरदस्ती जोड़ करके कहते हैं तो हमारे यहाँ पहले से बताया गया था, लेकिन कोई पहले बताया नहीं। ध्यान दीजिए, सबका एक लक्ष्य होता है, क्योंकि बिना लक्ष्य के किसी भी शास्त्र की, किसी भी ग्रंथ की रचना नहीं होती। ज्योतिष शास्त्र के रचना के पीछे मूल में तो यह समग्र था, इसीलिए सबके मूल स्थापित किए, क्योंकि सार्वभौमिक सिद्धांत है कि कोई भी विषय एक ही दिन में विस्तृत नहीं हो जाता। हमारी कमी सिर्फ इतनी रही कि हमने स्वतंत्र विषयों को लेकर के अलग से एक बिंदुओं को लेकर के कार्य नहीं किया जो पाश्चात्य जगत में हुआ। हम लोगों ने समग्रता को षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च के सिद्धांत का ही केवल प्रतिपादन किया, जबकि पाश्चात्य जगत में जब उन लोगों के यहाँ कोई भी एक आधार बिंदु तैयार हो गया, कोई भी जब विषय सामने आ गए, एक एक विषयों को लेकर के स्वतंत्र कार्य आरंभ हुआ। हमारे यहाँ भी कुछ चीजें हुई हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज्योतिष, क्योंकि जो हम स्वतंत्र रूप में एक अंग उपांग की संकल्पना करके आरंभ किया, वो अपने आप को ज्योतिष से अलग मानते हैं, ज्योतिष से संबद्ध नहीं मानते, भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंध नहीं मानते, अध्ययन इस आधार भूमि पे करना ही नहीं चाहते। गणित हो, खनिज हो, भूगर्भ हो, अंतरिक्ष हो, खगोल हो, रसायन हो, जीव हो, वनस्पति हो, कृषि हो, सब कुछ जो अलग हुआ वो अपने आप को स्वतंत्र रूप में, फिर ज्योतिष के साथ कहीं कदाचित हमारा नाम जुड़ जाएगा तो हमारी बदनामी होगी। ऐसी अवधारणाएं पिछले कुछ सालों में थी, लेकिन अभी एक समवेत विकास का क्रम शुरू हो गया है। अब बात कहां से आरंभ हुई कि जब ये चिंतन परंपरा प्रयोग को छोड़ करके और समग्रता को ही अपने बनाए रखा। अभी आज भी एक ज्योतिषी जो है वो मनोवैज्ञानिक भी होता है, खगोल की भी बातें करता है, खगोल का भी चिंतन करता है, समाज विज्ञान का भी चिंतन करता है, मौसम विज्ञान का भी चिंतन करता है, जीव विज्ञान का भी चिंतन करता है, वनस्पति विज्ञान का भी चिंतन करता है, और फलादेश तो सब लोग घर घर कर ही रहे हैं। तो इस परंपरा में इन सब सारे विषयों, गणित को भी लेकर के चलता है, खनिज का भी चिंतन करता है, भूगर्भ का भी चिंतन करता है, जल, दकारगर, कहाँ, पत्थर इत्यादि, खनिज पदार्थ, खनिज द्रव्य, निधि इत्यादि, सबका विचार समग्रता के साथ एक साथ दिया गया है।
और हम सबको लेकर के, आप सोचिए कि कोई भी एक व्यक्ति जहां पर एक एक अवयवों को, जब चिकित्सा विज्ञान में जाइए तो जहां पर अब हाथों में भी पहले होता था अर्थों का एक डॉक्टर है, तो अर्थों में हुआ कि एक हाथ का डॉक्टर है, हाथों में भी हो गया कि ये कलाई का डॉक्टर है, कलाई के बाद हो गया तो ये अंगुलियों का है, अंगुलियों के बाद हो गया तो ये तो नेल्स के ही सिर्फ डॉक्टर। स्पेसिफिक, वो स्पेसिफिक एक जो वो केंद्रीय जो अध्ययन है, सूक्ष्म केंद्रिक अध्ययन, वो परंपरा अपने यहाँ से खंडित है। अपने यहाँ अभी भी समग्रता है। एक दैवज्ञ जो है वो हम उससे अपेक्षा करते हैं कि वो खगोल का भी उतना ही ज्ञाता हो, भूगोल का भी उतना ही ज्ञाता हो, जीव वनस्पति के साथ फलादेश का भी उतना ही ज्ञाता हो, और अपने आप को वो सिद्ध भी करता है। यही सबसे बड़ी भ्रांति है, यही सबसे बड़ी दुविधा है, और यहीं से विडंबना आरंभ होती है। क्योंकि कदाचित अगर वह एक अंग को, एक विषय को लेकर के अपना अगर मस्तिष्क, मन मस्तिष्क केंद्रित करके कार्य करते तो बहुत अच्छे परिणाम हमारे सामने आ सकते थे। वेद वेदांगों की चर्चा के साथ ही सबसे पहले एक वर्णन प्राप्त होता है, ज्योतिष के ग्रंथों में अभी हम नहीं आएंगे, अभी हम चलते हैं पुराणों में। दो चीज हैं, दो बातें आती हैं आपके सामने आकर्षण शक्ति के परिप्रेक्ष्य में। एक तो कथा आप लोगों ने महाभारत में सुनी होगी, वहीं से हम आरंभ करते हैं। परीक्षित पुत्र जन्मेजय, ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, वो भी किस क्रम में लगा था आप लोग जानते ही होंगे कि जब वेदव्यास जी उनके यहाँ आए और उन्होंने कहा कि सब कुछ नियत है और नियत के क्रम में ही होना है, और जो नियति है वो आपके पूर्व कर्मों पे आधारित है। तो जन्मेजय को बड़ा गर्व था कि हम लोग नियति को बदल सकते हैं। लेकिन वेदव्यास जी ने कहा कि नहीं, प्रयास करके देखिए, प्रयास किया जा सकता है लेकिन बदला नहीं जा सकता। और उन्होंने जन्मेजय को बताया कि आप अश्वमेध यज्ञ नहीं करिएगा, अश्वमेध यज्ञ करिएगा तो दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करिएगा, दक्षिण दिशा की यात्रा भी करिएगा तो एक श्रेष्ठ कन्या मिलेगी, उससे विवाह नहीं करिएगा, विवाह करके अगर कदाचित लाइएगा तो पटरानी नहीं बनाइएगा, पटरानी भी कदाचित बना दिए तो उनके साथ यज्ञ में नहीं बैठिएगा, यज्ञ में अगर बैठे तो युवा ब्राह्मणों को मत बुलाइएगा, युवा ब्राह्मणों को कदाचित बुला लिया तो वो उनके ऊपर क्रोध मत करिएगा, और क्रोध भी हो गया तो कोई ऐसा आघात मत करिएगा जिससे उनका कुछ हो। और हुआ वही, इन्होंने क्योंकि पूरे नीति के अनुसार यह सब कार्य किया और अंतिम में वो यज्ञ का पात्र चढ़ा के फेंका तो 18 जो अश्वमेध यज्ञ के जो ऋत्विक ब्राह्मण थे सबकी एक साथ मृत्यु हो जाती है। इस कथा से आप लोग परिचित है, कहीं कहीं प्रकार अंतर भी मिलता है। जब 18 की जो मृत्यु हो जाती है तो वो उन्होंने पहले ही वेदव्यास जी ने बताया था कि जब 18 की मृत्यु होगी तो तुम्हें 18 तरह के कुष्ठ होंगे, और उससे निवृत्त होने के आप उपाय भी सोचे, सुन लो अभी। उसके बाद से आप महाभारत में महाभारत जब श्रीमद् भागवत का कथा का श्रवण करेंगे तो उसमें आपको जब 18 पर्व खत्म हो जाएंगे तब जाकर के आपके 18 तरह के कुष्ठ निवृत्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि जहां कहीं भी आस्था के साथ सुनना, क्योंकि ये आस्था और विश्वास का है, तो आस्था जहां पर आपकी डगमगाएगी, जहां पर आपके मन में शंका उत्पन्न होगी, वास्तविक रूप में वैसे शंका सामान्य हो तो आप पूछ लेना, लेकिन जहां आपके मन में इस शास्त्र के प्रति अविश्वास उत्पन्न होगा वहीं से आपका रोग क्षरण बंद हो जाएगा, यानी कि रोग जो ठीक हो रहा है, रोग का ठीक होना बंद हो जाएगा। और सब कथा सुना और कहा कि लेकिन दो बाध्यताएं हैं। एक तो आपको वह व्यक्ति कथा सुनाए जिसका हस्त और मन, जिह्वा अदग्ध हो। अदग्ध मतलब जिसने किसी से दान नहीं लिया हो और जिसने किसी दूसरे का अन्न नहीं खाया हो। अन्न का मतलब वैसे ही जिसका मन मस्तिष्क ठीक हो, दान नहीं लिया हो। तो ऐसा खोजते खोजते, क्योंकि वो है ना कि जिह्वा दग्धा परान्नेन हस्तौ दग्धौ परिग्रहात्, तो हस्त दग्ध होते हैं परिग्रह से और जिह्वा परान्न से। तो खोजते खोजते उसमें ऋषि वैशंपायन मिले और उन्होंने कथा सुनना आरंभ किया। और जब 18वें पर्व में आते हैं, भीष्म पर्व की बात जब आती है और वहां पर जब अभी कहानी सुनाते हैं कि भीम ने हाथी को, अश्वत्थामा हाथी को उठाया और अंतरिक्ष में फेंक दिया और वो अंतरिक्ष में नाचता रहा, पता नहीं चला वो हाथी कहाँ गया। तो शंका हुई जन्मेजय को और उन्होंने कहा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो असंभव है कि कोई एक व्यक्ति हाथी को उठा करके अंतरिक्ष में फेंक दे और वो गिरे ही नहीं। इनको मन में शंका हुई और 17 तो कुष्ठ समाप्त हो चुके थे और जब शंका हुई तो उनका कुष्ठ रोना बंद हो गया। और उसके बाद फिर जन्मेजय इन्होंने, वैशंपायन जी ने कहा कि अब तो आपका कुष्ठ रोग ठीक नहीं होगा। फिर इन्होंने अनुनय विनय किया और इनके शंका का निवारण करना था, इनके मन से संदेह को मिटाना था। फिर
कुछ लोग, कुछ कथाओं में तो ये आता है कि वेदव्यास को बुलाया गया और वेदव्यास जी ने पुनः अपने शक्ति से उस हाथी को ला करके पुराने समय में इनका दर्शन कराया और उसको उस कक्षा में दिखाया कि कैसे वो भ्रमण कर रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि वैशंपायन ने ही अपने तपोबल से उस हाथी को वापस मतलब दिखाया, इनको दर्शन कराया कि वो अंतरिक्ष की कक्षा में कैसे भ्रमण कर रहा है। उनको पता था किसी भी चीज को जब फेंका जाता है, तो जब पृथ्वी की कक्षा के, जब इनके गुरुत्व शक्ति के, इनके बाह्य मंडल से जब बाहर जाता है, तो वो उसकी स्थिति वहीं पे भ्रमण करती रहती है, भ्रमणशील हो जाती है। हम एक चर्चा कर दें कि सबका एक लक्ष्य होता है। सभी हमारे यहाँ विषय समवेत रूप में स्थापित शुभ निरूपणम एवं अस्य कार्यमिति। इसका जो मुख्य कार्य है वो जगत के शुभाशुभ कर्म का निरूपण है। इसीलिए अन्य वैज्ञानिक विषयों की चर्चा तो की जो हमारे भौतिक से, भूगोल से, खगोल से संबद्ध हैं, लेकिन उसमें उनका सूक्ष्मता से विवेचन नहीं किया, सिर्फ संकेत मात्र करते हुए आगे बढ़ गए। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात वहां पर उन्होंने बताया, उन्होंने दिखाया और उसके बाद से हाथी को आकर्षण करके लाया, फिर उसके बाद से फिर फेंक भी दिया, वो उसी में भ्रमण करता रहा। दूसरी बात, एक कुछ लोग तो अंतरिक्ष से जोड़ते हैं, कुछ लोग पृथ्वी की जो आवरण वायु है, जो आकर्षण शक्ति जहां तक प्रभावी होती है, जो गुरुत्व इसका आकर्षित करता है, उसके बाहर एक त्रिशंकु की भी चर्चा उस क्रम में आती है। जब वो कोई भी प्रक्षेपास्त्र, कोई भी उपग्रह जब आप प्रक्षेपित करते हैं, जब वो अपने उस केंद्र पर नहीं पहुंच पाता है तो फिर वो वापस आता है, और वापस जब आता है तो वो जहां पर उसकी सीमा समाप्त हो जाती है, एक परत को तोड़ करके जो दूसरे परत में गया हुआ होता है, उसी परत पे वो आकर के रुक जाता है। अगर पृथ्वी की कक्षा का भेदन करके कोई ऊपर चला गया तो फिर पृथ्वी की कक्षा में आना मुश्किल है। तो दूसरी कक्षा को अगर भेदन किया तभी वो उसके ऊपर जाएगा, अन्यथा जब वहां से वो गिरेगा तो फिर पृथ्वी की कक्षा में आकर के ही वो नाचना शुरू करेगा। इस संदर्भ में भी एक केंद्र बिंदु है, चिंतन बिंदु है आकर्षण शक्ति के सिद्धांत को। हाँ, ये जरूर है कि जब हम किसी चीज की विस्तृत व्याख्या करते हैं, चाहे हम ग्रहों के परस्पर आकर्षण विकर्षण की बात करें, ग्रहों के जो साधन में मंद फल और शीघ्र फल के जो सिद्धांत लागू होते हैं, जो उनके उच्च और नीच बिंदु हैं, उन बिंदुओं के जो आकर्षण है, उसके अतिरिक्त जो भूमि के गुरुत्व का आकर्षण है, वो जो भास्कराचार्य ने चर्चा की, वो खास करके जैन और बौद्ध मतों के प्रतिपादन में किया गया। और चूंकि नियम उन्होंने स्पष्ट रूप में व्याख्यायित नहीं किया, इसीलिए इसका श्रेय पाश्चात्य को जाता है, पाश्चात्य जगत को जाता है, न्यूटन को जाता है। और इसमें भास्कराचार्य की गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने संकेत रूप में, क्योंकि उनका उद्देश्य दूसरा था। उनका उद्देश्य था कि सरलतम मार्ग से कम समय में ग्रह का साधन करते हुए आप स्पष्ट स्थिति को प्राप्त करें, जिससे कि लोक में शुभाशुभ फल निर्दर्शन किया जा सके। तो इसलिए शॉर्टकट जो उनको मिला, जो उनको संक्षिप्त रास्ता मिला, जो उनको संक्षिप्त मार्ग मिला, उस संक्षिप्त मार्ग का आश्रय लेते हुए आगे बढ़ते चले गए। और वहां पर उन्होंने सिर्फ एक संकेत मात्र आपको जरूर किया। उसके बाद की ज्योतिषियों की यह जिम्मेदारी बनती थी कि उसके बाद उस बिंदु को लेकर के जो आकृष्ट शक्ति समहित आयत हस्तम गुरुम स्वामुखम सुसत्या आकृष्यते तत्पतति व भाति समय समन्तात क्वपतत्वियम खे, इस शक्ति का जो सिद्धांत का जो उन्होंने प्रतिपादन किया कि कोई भी वस्तु आकर अपने आकाश में फेंकी गई जो गुरु पदार्थ होता है, उसको यह पृथ्वी अपने तरफ आकृष्ट कर लेती है। वो पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के प्रभाव में आकर के और पृथ्वी पर आकृष्ट हो जाता है। इसके व्याख्या की जिम्मेदारी दूसरे लोगों की थी, बाद वाले लोगों की थी, क्योंकि मूल बिंदु तो उन्होंने स्थापित वहां पर कर दिया था। और जब हम दार्शनिक पृष्ठभूमि पे जब इसके कार्य आरंभ करते हैं, जब हम चिंतन करते हैं, तो यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे का जो सिद्धांत स्थापित करते हैं, तो ग्रहों के जो प्रभाव विश्लेषित किए जाते हैं अपने, वो भी तो आकर्षण विकर्षण के सिद्धांत से ही किए जाते हैं। उनका भी तो सिद्धांत यही है कि परस्पर समान गुण धर्मिता एक दूसरे को प्रभावित करती है, कोई ना कोई आकर्षण तो है।
इस पृथ्वी का इस पिंड के साथ, इस शारीरिक पिंड के साथ, आकाशीय सौरमंडल का इस शारीरिक पिंड के साथ, इस भूपिंड के साथ। लेकिन ये है, ये जितने भी सिद्धांत हमारे स्थापित किए गए, जो कुछ भी विचार के बिंदु स्थापित किए गए, सब सूत्रात्मक थे। और उसके बाद के आचार्यों के द्वारा उस पर बहुत कार्य, चूंकि हमारा लक्ष्य दूसरा था, हम दूसरे कार्य में निवृत्त थे, दूसरे कार्य में संलग्न थे, प्रवृत्त थे, दूसरे कार्यों को कर रहे थे, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो था वो खगोल अध्ययन का था। खगोल अध्ययन करते हुए एक सरलतम मार्ग और सरलतम विधि से ग्रहों के स्पष्ट सूक्ष्मतम मान को प्राप्त करना था। इसीलिए भास्कराचार्य भी उत्पंच में नहीं गए। नहीं तो ये जो पृथ्वी का स्वतः जो ब्रह्मणो धारणात्मिका, वो जो सूर्य सिद्धांत में जब सूर्य सिद्धांतकार कहते हैं, यह पृथ्वी जो अपनी धारणात्मिका शक्ति से व्योमनी समन्ता दंडस्य भूगोलो व्योमनि तिष्ठति, मध्य समन्ता दंडस्य भूगोलो व्योमनि तिष्ठति। ये ब्रह्मांड के अंतर्गत व्योमनी आकाश में ये पृथ्वी जो है वो रुकी हुई है ब्राह्मण धारणात्मिका शक्ति को धारण करते हुए। ब्रह्मा की जो धारणात्मिका शक्ति है, जिसके आधार पर यह रुकी हुई है और किसी भी पदार्थ को अपनी तरफ आकृष्ट कर लेती। जो बौद्धों का मत बिंदुएं जो हैं, दो चार बिंदु जो है, दो चार सूक्ष्म विचार जो है हमारे सामने गुरुत्वाकर्षण को लेकर के आते हैं। क्योंकि खगोल की जो संकल्पना है, खगोल के जो ज्ञान का आरंभ है, जैसे कि आप न्यूटन के गति सिद्धांतों को जानेंगे, बाद में जाकर के न्यूटन ने इन्हीं सिद्धांतों की व्याख्या की, एक अलग सूक्ष्म विचार किया जाए। लेकिन अभी क्या है, बना बनाया कोई चीज अगर मिलता है तो फिर पीछे से कोई जाकर के कोई चीजें उतना परिश्रम करना नहीं चाहता। अनेक सिद्धांत मिलेंगे, हम लोगों ने भी स्वाभाविकता है यह स्वीकार करने में कहीं से भी संदेह नहीं है, हिचक नहीं है, अपराध बोध जरूर है कि हम लोगों ने भी उतना कार्य नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर हम उन बिंदुओं को लेकर के पुनः आज के समय में भी अगर हम लोग कार्य करेंगे तो निश्चित ही उसके आधार बिंदु निकलेंगे। और इसके सापेक्ष जो न्यूटन के जो तीन सिद्धांत है, इसके सापेक्ष हो सकता है और भी सिद्धांत आपको अपने ग्रंथों में प्राप्त हो जाएंगे और उनकी व्याख्या आप समसामयिक कर लेंगे। लेकिन अब होगी तो वह कहीं ना कहीं उससे मिलेगी, और जब मिलेगी तो उसका श्रेय आप कहेंगे कि ये इनके पास जाता है, जबकि उसका आधार चिंतन बिंदु है। क्यों? क्योंकि अगर कोई मूल स्थापित हुआ तो वह मूल ही आगे पल्लवित होकर के, उस मूल को छोड़ करके आप आगे उसके पल्लवन और उसके पुष्प और उसके फल की संकल्पना नहीं कर सकते। तो आधार बिंदु तो वही है, आधार बिंदु वही है जो भास्कराचार्य ने, जो ब्रह्मगुप्त ने, और जो हमारे वेदों में जो बताया गया है, जो हमारे पुराणों की संकल्पना है, जो हमारे पुराणों की चिंतन परंपरा में बताया गया है कि जो ये ग्रहों का आकर्षण जो है एक दूसरे के प्रति, जो भूकेंद्रिक आकर्षण है, जो समय दिग देश काल की जो सापेक्षता है। अब न्यूटन के गति नियमों की आप व्याख्या करते हैं और हम लोग जानते हैं कि गति नियमों को उन्होंने, ग्रहों के गति के नियमों को उन्होंने प्रतिपादित किया है। सभी ग्रहों के गति नियमों, गतियों के अध्ययन में हम लोग न्यूटन के गतियों का समावेश कर सकते हैं, उनकी व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन जो बुध का भ्रमण है, कभी आप लोगों ने सोचा है उसमें कौन सा नियम लगेगा? उसमें न्यूटन के नियम कारगर होंगे क्या? न्यूटन के नियम से जो बुध का भ्रमण है, उस बुध के भ्रमण को परिभाषित आप साधित कर सकते हैं। उसमें अगर आज की वहां पर जो हमारा पाताकर्षण और पातों को जब नहीं उस समय विद्यासागर की उम्र ज्यादा थी, जब पातों को लेकर के और पातों के साथ जब इन्होंने मंदोच्च और शीघ्रोच्च भगणों को एक साथ समावेशित करके जो उन्होंने दिया है, जो एक साथ समवेत करके जो उन्होंने विधियों को प्रतिपादित किया है हमारे आचार्यों ने, जो उनके शीघ्राकर्षण को, जो आज के अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांत से घटता है, सापेक्षता सिद्धांत से घटता है। वहां पर हर जगह अभियंत्रिकी रूप में, सामान्य रूप में, इंजीनियरिंग में हर जगह आप न्यूटन के नियमों को तो लगा सकते हैं, लेकिन उपग्रहों के और अंतरिक्षों के जो भ्रमण में जो हमारा वो पातों के साथ जो मंदोच्च बिंदु हैं, जो एक अदृष्ट बिंदु के रूप में जिनकी हम लोग संकल्पना करते हैं, उनके समतुल्य सापेक्षता जो सिद्धांत है आइंस्टीन का, उनके सिद्धांतों की हमें व्याख्या करनी पड़ेगी। तो निश्चित ही जो हमारी आधार भूमि है वो कहीं न कहीं से पूर्णतया सशक्त रही है। और
हमारे ज्योतिष के जितने भी सिद्धांत हैं उनको अगर हम स्वतंत्र रूप में, चाहे अब आप कहें कि पृथ्वी के जो सूर्य केंद्रित भ्रमण की जो बात है वो कोपरनिकस को दे दें, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप में उद्घोष किया, और जो कि अध्ययन भी जो होता है वो एक उसका वैश्विक रूप में उसमें भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, और उसको पेटेंट कराने के लिए, उसको प्रकाशित करने के लिए, उसका श्रेय लेने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं, जो हमारे यहाँ प्रयास नहीं किए जाते थे। हमारे यहाँ ज्ञान जो था वो सार्वजनीन था, सार्वभौमिक था। जो हमने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जहां सिद्धांतों को बताया, वो विश्व में कौन कहां पर ले गया, क्या उपयोग कर रहा है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं थी। और हमारे आचार्यों ने इसीलिए एक साथ दोनों सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। एक तो धर्मसम्मत विज्ञान की स्थापना, शाश्वत मूल्य, जो अधिक दिनों तक, क्योंकि सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि हम ऐसे किसी विषयों का प्रतिपादन नहीं कर सकते थे जो भविष्य में जाकर के और असंगत सिद्ध हों। सबसे बड़ी बात हमारे भारतीय ज्योतिष के शास्त्र यह रही है, क्योंकि हम धर्मशास्त्र से भी संबद्ध हैं, और आज भी देखते हुए भी बहुत सारे ऐसे विषयों में संशोधन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र के बहुत से ऐसे बिंदु हैं जो परिवर्तनशील नहीं है, और हमारी जो ऋषियों की ज्ञान परंपरा है वो कहीं न कहीं से हमारे सिद्धांतों को बांधे रखी है, जकड़ के रखी है। इसीलिए ज्योतिष स्वतंत्र रूप में परिकल्पना करने के लिए, स्वतंत्र रूप में शोध करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जब भी उस स्वतंत्र दिशा में बढ़ेगा तो उसकी वेदांगता निरस्त हो जाएगी, और जब वेदांगता निरस्त हो जाएगी तो वो उसको एक नया नाम देना पड़ेगा, आधुनिक ज्योतिर्विज्ञान नाम देना पड़ेगा, या तो फिर विज्ञान नाम देना पड़ेगा, या खगोल, कोई भी एक अलग से नाम देना पड़ेगा। फिर वो ज्योतिष शास्त्र कहेंगे कि ज्योतिष में नहीं है तो आधुनिक खगोल विज्ञान में। सबसे बड़ी बात यह है, आज भी बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं, क्योंकि एक तरफ तो हमारा अभिमान भी है कि हम धर्मशास्त्रों से संबद्ध हैं, लेकिन अगर आप सूक्ष्म दृष्टि से सोचेंगे तो ज्योतिष के बहुत सारे ऐसे सैद्धांतिक बिंदु हैं जिनका हमारा, क्योंकि धर्मशास्त्रों से संबद्ध होने के कारण उस रूप में न तो चिंतन परंपरा आगे बढ़ पाई, और न तो उस चिंतन परंपरा को हम आगे बढ़ा पाए, और न तो बढ़ा सकने के लिए हम स्वतंत्र थे, क्योंकि बहुत सारी विकृतियां उससे उत्पन्न हो जाती। हाथ बंधे हुए थे और आज भी बंधे हुए हैं। इसीलिए बहुत सारे सिद्धांतों को जानते हुए भी कि हम उनकी समसामयिक प्राचीन परंपराओं के सापेक्ष व्याख्या तो कर सकते हैं, लेकिन उनको रोक नहीं सकते। इसीलिए बहुत सारे लोग आक्षेप भी करते हैं कि आपके जो मूल्य हैं वो शाश्वत नहीं है, और सभी मूल्यों का प्रतिपादन उसी रूप में नहीं किया जा सकता है, और बहुत सारे कालक्रम से वो दूषित हो चुके हैं। लेकिन बहुत सारी बाध्यता है व्रत पर्वों के निर्धारण, जैसे कि मासों की स्थिति, सायन निर्यन किसी और दिन चर्चा की जाएगी, सायन की चर्चा, निर्यन की चर्चा, बाकी व्रत पर्वों के ऋतुओं की चर्चा, लेकिन हम अभी भी वही उन्हीं सिद्धांतों को लेकर चलने के लिए बाध्य हैं। क्योंकि हमारे पुराणों में, हमारे धर्मशास्त्र के ग्रंथों में जो मूल्य बताए गए हैं, जो बिंदु बताए गए हैं, वो कदाचित अगर हम इसको परिवर्तित कर देते हैं और हम अगर शाश्वत आकाशीय भ्रमण के अनुरूप अपने सिद्धांतों में परिवर्तित करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो वो बहुत सारे ऐसे मूल्य हैं जो असंबद्ध हो जाएंगे ज्योतिष से, और फिर अनियंत्रित रूप में फिर व्रत पर्व संस्कृति सभ्यता परंपरा बहुत सारी विखंडित होने लगेगी। तो एक ज्योतिष का एक स्वतंत्र, केवल ये आधुनिकतम एस्ट्रोनॉमी नहीं है, स्वतंत्र नहीं है कि यह कुछ भी जो आज के परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्र रूप में अपने आप को विकसित करते हुए उन बिंदुओं को भी स्थापित कर दे जो आकाशीय परिवर्तन से उत्पन्न तो हुए हैं, लेकिन धर्मशास्त्र और पारंपरिक परंपराओं से बधे भी, क्योंकि जो बाधा है उसमें आप उस रूप में न तो आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, सामंजस्य स्थापित करने के लिए हमारे आचार्यों ने बहुत सारा प्रयास किया है। इसीलिए जानते हुए भी स्पष्ट रूप में, क्योंकि जब भी ग्रह ग्रहण की बात आती है तो भास्कराचार्य सीधे सीधे राहु के असेंडिंग नोड, डिसेंडिंग नोड, सूर्य और चंद्रमा के भ्रमण संपात की बात करते हैं, राहु की बात करते हैं, लेकिन वो जब सिद्धांत के प्रतिपादन की बात आती है तो कहते हैं राहु कुहा मंडल का शशांक वो तमोमय समुबर प्रधाना सर्वागमानम अभिवृद्ध में एक सामंजस्य स्थापित करने की बात करते हैं। अयनांश की बात में भास्कराचार्य चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि दोला भ्रमण अगर हमने प्रतिपादित किया तो वास्तविकता नहीं रह जाएगी, चक्र भ्रमण अगर प्रतिपादित किया तो वेद बाह्यत्व होगा, मौन हो जाते हैं।
क्योंकि भास्कराचार्य जैसा चिंतक अयनांश पे कुछ नहीं बोलता, बस एक जगह थोड़ी सी चर्चा करके निकल जाते हैं, साधन विधि दे करके निकल जाते हैं। क्या बात, क्यों ऐसा होता? क्योंकि उनकी उनकी जो वेदांगता है, जो वेदों से संबद्धता है, हमारे जो धर्मशास्त्रों से संबद्धता है, उसके खिसकने का खतरा है। वैसे ही बहुत सारे ऐसे विचार बिंदु, क्योंकि उनके परिणाम कुछ और हो सकते थे, उनके नियमों को प्रतिपादित किया जा सकता था, लेकिन हमारे आचार्यों ने उनको प्रतिपादित नहीं किया। लेकिन मूल कहीं न कहीं से, मूले छिन्ने नैव शाखा न पत्रम, मूल की संकल्पना अगर आप नहीं लेंगे तो फिर और आगे की परिचर्चा भी आरंभ नहीं की जा सकती, आगे हम लोग उस पर पढ़ भी नहीं सकते। तो निश्चित ही हमारे पुराणों में और खास करके ब्रह्मगुप्त, अगर इस चिंतन परंपरा को पढ़ना है तो आप लोगों को केपलर, गैलीलियो की, अगर न्यूटन की भी बात करें, देखिए जब वहां की पाश्चात्य परंपरा को भी देखेंगे तो ये जो गतियों के, ग्रह गतियों के सिद्धांतों की का और आकर्षण शक्ति के गति नियमों की जो व्याख्या न्यूटन ने की, न्यूटन को जिसका श्रेय दिया जाता है, उसके पहले केपलर, गैलीलियो और आइंस्टीन, इन लोगों के मतों में भी मिलता है। आइंस्टीन तो खैर बाद में हुए, लेकिन उन लोगों के साथ भी मिलती है। अब सब में समानता है, लेकिन स्पष्ट रूप में प्रतिपादित करते हुए इनको न्यूटन ने बताया, इसीलिए इसका श्रेय पाश्चात्य जगत अहम अहम क्या उनको दे देता। लेकिन मूल सिद्धांत भी हमारे भारतीय चिंतन परंपरा का है और मूल रूप में ही स्थापित किया गया था। क्योंकि हम यह भी नहीं कह सकते कि हमारी ऋषियों ने व्याख्या करके, क्योंकि व्याख्या के रूप में तो कुछ भी नहीं दिया। जो आज जिस गणित को आधार आप मानते हैं, जिस परिधि और व्यास के संबंध का सूक्ष्मतम आधार हमारे भारतीय चिंतन परंपरा का मूल, हमारे दशमलव, हमारे शून्य, हमारे पृथ्वी के भ्रमण, हमारे पृथ्वी का भ्रमण, हमारे पृथ्वी का गोलत्व, हमारे आकर्षण शक्ति के सिद्धांत, कुछ भी तो स्पष्ट रूप में नहीं है, लेकिन मूल है। चिंतन, हम चिंतन कहां कर सकते हैं और किस दिशा में हम चिंतन करना चाहते हैं, स्पष्ट रूप में खोल के उन्होंने लिखा, ये आकर्षण शक्ति। नाम तो आप कुछ भी दे दे, उस शक्ति का आप नाम, उन्होंने ब्रह्मा की धारणात्मिका शक्ति नाम दिया, उन्होंने आकृष्ट शक्ति नाम दिया, आकर्षण शक्ति नाम दिया, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण शक्ति नाम दिया। नाम तो आप कुछ भी दे सकते हैं, किसी भी नाम से वह प्रतिपादित किया जा सकता है और नाम के सापेक्ष व्याख्या भी की जा सकती है, लेकिन मूल सिद्धांत मूल रूप में अपने ग्रंथों में वर्णित हैं, उसमें कहीं से अतिशयोक्ति नहीं है। और निश्चित ही हमको इसको समाज के सामने अवगत कराना चाहिए, और समाज के वे लोग जो इनके, वो वर्ग जो इनकी व्याख्या करता है आधुनिक, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ यह कहते रहें कि नहीं हम सब कुछ जानते हैं और सब कुछ हमारे मूल में है, हम आधुनिकों के साथ संबंध स्थापित, या तो हम इंजीनियरिंग और बाकी उनके जो भूभौतिकीय सिद्धांत हैं, अंतरिक्ष विज्ञान के जो सिद्धांत हैं, उनके आधुनिक विधाओं पे जिन पर आज इस 2000 वर्षों में, 1000 वर्षों में जो पाश्चात्य जगत ने काम किया है, आधुनिक जगत ने या भारतीय मनीषा ने जो काम किया है, उसको या तो हम जान करके फिर इसकी व्याख्या इस रूप में करते हुए आगे बढ़े, या उसको उसी रूप में स्वीकार, जैसे ही हम उसको स्वीकार करेंगे, आधार भूमि हमारी बदल जाएगी और हमारा चिंतन और हमारा शोध उसी क्रम में, हम 1000 वर्ष पहले जाकर के उस सिद्धांतों को लेकर के और फिर चिंतन आरंभ करें, एक दूसरा सिद्धांत स्थापित करें, उससे भी कार्य वही होगा। तो इसीलिए इस तरह के प्रपंच में नहीं जानते हुए सीधे सीधे जैसे ही हम लोग इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, श्रेय दे दिया जाता है कि आप प्रयोग तो इसी का करते हैं अपने गणितीय नियमों में। नहीं, लेकिन इन गणितीय नियमों को छोड़ करके भी जो हमारा लक्ष्य था, ग्रह साधन के जो सूक्ष्मतम नियम और ग्रह गति निरूपण के जो सूक्ष्मतम नियम, उसको भी हमने अच्छी तरीके से किया। और पूरा विश्व जानता है कि हमारे जो गति नियम है, हमारे जो ग्रह विज्ञान है, हमारे जो खगोलीय विज्ञान है, सबसे सशक्त अवस्था में रहे हैं, चाहे ग्रहों के वेद से संबंधित ज्ञान हो, सबसे सशक्त अवस्था में रही है हमारी ज्ञान परंपरा, और उसको मूल रूप में स्थापित किया गया है। इसीलिए यह विचार बिंदु हमें निश्चित ही गर्व के साथ अपने मन मस्तिष्क में रखना चाहिए और सबको बताना चाहिए कि मूल्य तो हमारा ही है, लेकिन हमने उस रूप में कार्य नहीं किया और अभी कार्य करने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि 1000 वर्ष पीछे से चिंतन करके फिर हम नहीं ला सकते। हाँ, ये है कि उनकी व्याख्या करते हुए उन बिंदुओं को स्थापित जरूर किया जा सकता है। हाँ, अगर कार्य करना है, निश्चित अपनी भाषा और अपने वांग्मय की गौरव की अनुभूति के लिए कार्य करते हुए उसकी स्थापना जरूर की जा सकती है। इस सब चर्चा के लिए आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, मुझे बुलाया। समय हमें लगता है कि क्योंकि ज्योतिष एक काल विधान शास्त्र भी है, काल का विधान करना, काल का नियमन करना, काल का संयमन करना और कालगत विशिष्टताओं को ध्यान में रखना भी एक इसका परम दायित्व है। काल विधायकम शास्त्रम ज्योतिषम, तो काल विधायक शास्त्र है या ज्योतिष, तो काल का विधान करना, और काल का अगर हम लोग अनुगमन नहीं करेंगे, अगर इसके प्रबंधन में नहीं रहेंगे, तो निश्चित ही हमारा भी कोई बहुत क्या अनुशासन नहीं कहा जाएगा। तो इसी अनुशासन को ध्यान में रखते हुए मैं
अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आयोजक मंडल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने यह अवसर मुझे उपलब्ध कराया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और कुलपति महोदय को भी प्रणाम करता हूँ कि आपने मुझे यह अवसर दिया जिससे कि अपने विचार बिंदुओं को मैं अपने ये जो जिज्ञासु वृंद हैं, जो हमारे ज्योतिष शास्त्र के विचारक हैं, जो चिंतक हैं, वो लेकर के चलें। क्योंकि हम अभी ज्योतिष के सिर्फ आधुनिक ज्योतिर्विदा फल मात्र वेदिना जो सुधाकर द्विवेदी का सिद्धांत है, उन्हीं में अटके भटके पड़े हुए हैं, जो कि शाश्वत नहीं है। और कहीं कदाचित जो ये भाग्यवादी सिर्फ बनाता हुआ हमें एक बिल्कुल हमारे जो दार्शनिक सिद्धांत है, क्योंकि हमारे अभी एक दिन मैं पढ़ रहा था, हमारे अगर एक मित्र को एक दे दिया गया कि दर्शन और ज्योतिष शास्त्र के आधारभूत सिद्धांत, उनकी तुलनात्मक अध्ययन की एक पीएचडी करने के लिए एक टॉपिक अलॉट कर दिया गया। अब उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसका सिनॉप्सिस कैसे बनाया जाए। लेकिन आप सूक्ष्मतया देखिए, जब ये सिद्धांत आएगा तो निश्चित ही आपका सिद्धांत क्या है, कर्मवाद का सिद्धांत। पूरे हमारे यहाँ जितने भी दार्शनिक सिद्धांत हैं वो पुनर्जन्म के हैं, और पुनर्जन्म के जितने भी सिद्धांत हैं वो सिर्फ और सिर्फ कर्म भोग के सिद्धांत हैं। क्योंकि अगर जन्म लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए जन्म लेते हैं कि आपने जो कर्म किया है उस कर्म का भोग करना है, और कर्म का भोग करना और जो आकर्षण देते हुए बिल्कुल ही छद्म रूप में कुछ जो तथाकथित हमारे जो नक्षत्र सूची हैं, ज्योतिषी लोग हैं, नक्षत्र सूची पारिभाषिक शब्द है इसलिए मैं इसका प्रयोग कर रहा हूं, कि जो सिर्फ और सिर्फ भाग्य को पूर्णतया परिवर्तित कर देने की लालसा से, जीवन में जो कुछ है उसको बदल देने की लालसा से ज्योतिष के पास जाते हैं और ज्योतिष का व्याख्यान करते हैं, वो बिल्कुल ही ज्योतिष के लिए घातक है। क्योंकि वह मूल स्वरूप हमारा नहीं है। ये कर्म भोग का सिद्धांत है, कर्मफल का सिद्धांत है, और वह उसको उसमें न्यूनाधिक्य हो सकता है, उसका प्रबंधन किया जा सकता है, उसको पूर्णतया परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह दर्शन में विलीन होता है और अंत में परम तत्व में ही समाहित होता है और पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि कराता है। तो निश्चित ही हमें इसको उस आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से ही सोचना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फलादेश का शास्त्र बना करके, और जो हमारे सरलतम उपकरण है उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन्हीं सब के साथ मैं डॉक्टर उपेंद्र भार्गव जी, डॉक्टर शुभम शर्मा जी, विनोद कुमार जी, डॉक्टर विजय कुमार जी और इनके आयोजन मंडल से जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और सभी दर्शकों को भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतने देर तक जुड़े रहे। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। सबसे पहले तो हमें ये अत्यंत प्रसन्नता है कि माननीय कुलपति महोदय का ये हमारे लिए स्पष्ट निर्देश था कि भाई वक्ता युवा चाहिए हमें बोलने के लिए। तो जो है, जो पहला नाम मेरी तरफ से निकला आपका ही निकला, और मुझे दृढ़ विश्वास है कि माननीय कुलपति जी इस व्याख्यान से पूर्ण रूप में संतुष्ट हुए होंगे। और हमारे वक्ता लोग, मैं आश्चर्य कर रहा हूं कि 100, 97, 98, 99, 100 ये निरंतर संख्या चली। 100 से ऊपर इसलिए नहीं जा सकी कि हमारी कैपेसिटी 100 की ही है, अन्यथा हम इसको 125, 150 तक भी मान करके चल रहे हैं कि बहुत से लोग बाहर आकर के घूम गए, लौट गए होंगे। और बहुत ही पिन ड्रॉप साइलेंस जिसे हम कहते हैं, स्तब्ध करने वाला व्याख्यान, सभी विषयों का समावेश किया गया। वहां दूर सुदूरवर्ती पश्चिमी सभ्यता में किस प्रकार के भेद विभेद आदि हैं, कहाँ विज्ञान को रोका गया है, कहाँ विज्ञान के स्थान पर धर्म को हावी कर दिया गया और धर्म रूपी जो विज्ञान था उसे पीछे की तरफ धकेला गया। लेकिन हमारे देश में इस विज्ञान को धर्म के साथ जोड़ करके ही हमेशा आगे बढ़ाया गया है। उस प्रत्येक बिंदु पर आपने बहुत ही उत्तम तरीके से टीका टिप्पणियां की हैं और हम सभी बहुत ही आह्लादित हैं। और हम सभी आज के व्याख्यान के लिए उपकारी हमारे माननीय कुलपति महोदय के कि उन्होंने प्रेरणा दी और उनकी प्रेरणा से ये बहुत ही उपकारक व्याख्यान हमारे बीच में आज हुआ है। इसके लिए मैं पुनः पुनः आपके निमित्त हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अंत में अब इस आपके विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान के ऊपर हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर विजय कुमार सी जी महोदय को मैं निवेदन करूंगा कि वे अपना अध्यक्षीय उद्बोधन प्रदान करें। माननीय प्रोफेसर विजय कुमार जी। ज्योतिष विभाग के द्वारा आयोजित किए गए आज के जो व्याख्यान के आयोजक विभाग को मैं अभिनंदन करता हूँ। और अत्र ये व्याख्यानं कृतवान् युवा विद्वान् ज्योतिर्विद्वान् विनोद कुमार पांडे महोदयः, भवते अपि अहं धन्यवादान् एकया दृष्ट्या वितनोमि। धन्यवादसमर्पणं पुनः भवति। मम संकल्पः आसीत् किञ्चित् एतादृशविषयेषु कश्चन युवा इदानीम् अध्ययनं कृत्वा ये आगतवन्तः ते किञ्चित् नवीनदृष्ट्या विषयान् पश्येयुः।
पुरातन एक ट्रेडिशनल एक पद्धति अस्ति, यदा ज्योतिषस्य वा भवतु कस्यचित् विषयस्य वा भवतु, तस्य एकः सम्प्रदायः अस्ति। तत् सम्प्रदायात् किञ्चित् बहिरागत्य भारते विद्यमानानां शास्त्राणाम् एकैकं बिन्दुं स्वीकृत्य आधुनिक परिप्रेक्ष्ये तस्य विवरणं करणीयम् इति कश्चन विचारः। तद् भारतीय ज्ञानपरम्परायाः एवं या परंपरा अस्माकम् आसीत्, सा परंपरा केनापि कारणेन तमस्कृता अस्ति अथवा किञ्चित् धूमावृत ज्ञानमिव अस्ति। तत् पुनः तद् बहिरानेतव्यं चेत् तस्य आधुनिक परिभाषा मध्ये तस्य करणीयं भवति। तदर्थं चिन्तनं करणीयं भवति इदानीम् अस्माभिः। तदनुसृत्य एतादृशानि व्याख्यानानि स्थापयन्तु इति अहम् उक्तवान्। तत्र युवा भवेत्, ते किञ्चित् अधिकं वक्तुं शक्नुवन्ति, ते किञ्चित् आधुनिकदृष्ट्या तस्य तत् चिन्तनं कर्तुं शक्नुवन्ति इत्यपि अहं पश्यामि। तत् मम चिन्तनं सम्यक् एव आसीत्। भवान् यदा पुरातनकथाः आधुनिकपरिप्रेक्ष्ये तत् कथमस्ति इति भवान् स्पष्टम् उक्तवान्, तेन कारणेन तत्र अभिनन्दनम्। विषयः एषः अस्ति एवम्, अस्माभिः इदानीम् अग्रिमकालेषु केवलम् अभिमानेन कार्यं न चलति। यदा अस्माकं पक्षे एतदासीत्, अस्माकं हस्ते एतदासीत् इत्यादि केवलम् अभिमानेन कार्यं न चलति। अस्माभिः सर्वं तद् समाजस्य पुरतः, विश्वस्य पुरतः आनेतव्यं भवति, तस्य आवश्यकप्रमाणैः सह। यावत्पर्यन्तं तद् न भवति तावत्पर्यन्तं लोकाः नाङ्गीकुर्वन्ति तत् सर्वं। तस्मात् एतादृश इदानीन्तन युव शास्त्रज्ञैः, अनन्तरम् इदानीं ये शिक्षकाः भवन्ति, ये छात्राः भवन्ति, तैः शास्त्रस्य किञ्चित् विलक्षणदृष्ट्या चिन्तनं करणीयम्, उपस्थापनं करणीयम् इति इदानीन्तनकालस्य आवश्यकता अस्ति। भारतीय ज्ञानपरंपरा विषये इदानीं बहु आग्रहः चलति सर्वत्र। विशेषतया भवन्तः जानन्ति, तत्र सर्वत्र एवं महत्त्वपूर्णं चिन्तनं भारतीय ज्ञानपरंपरायाः अग्रे अभ्यासक्रमाः भवन्तु। एकैक लघु लघु विषयं स्वीकृत्य भारतस्य इदानीं हिन्दू स्टडीस् इति विषये PG आरम्भं कुर्वन्तु इति UGC वदति। पुरातनकाले हिन्दू इति शब्दस्य उपयोगं करोति चेत् तद् बहु महापाप इति आसीत्, तद् इन्सेक्युलर् आसीत्। इदानीं तथा नास्ति। इंडिक् स्टडीस्, इंडोलॉजी इति स्थाने हिन्दू स्टडीस् इति अभ्यासक्रमाः आरब्धाः विविधेषु विश्वविद्यालयेषु। तर्हि कालः परिवर्तितः। परिवर्तनकालानुसारम् अस्माभिः सर्वैः अपि परिवर्तनं करणीयं भवति। अस्माभिः नवीनदृष्ट्या सर्वं द्रष्टव्यं भवति, नवीनदृष्ट्या सर्वम् उपस्थातव्यं भवति। तदर्थम् अस्माभिः तादृशसंशोधनं करणीयं, नवीनानाम् अभ्यासक्रमाणां रचना करणीया, एतत् सर्वम् आवश्यकमस्ति। तत्र किञ्चित् प्रकाशार्थम् एतादृशव्याख्यानानि उपकृतानि भवेयुः इति अहं पश्यामि। तद्दृष्ट्या अद्यतनव्याख्यानं बहु समीचीनम् अभवत्, अत्यन्तं समीचीनम्, अनन्तरं प्रेरणादायकं, लोकाकर्षकम् इत्येव अहं वदामि। अहमपि पूर्णं श्रुतवान् अत्र उपविश्य। पुनरपि एकवारम् अभिनन्दनानि। इदानीं प्रवासे अस्मि इति कृत्वा अहम् एतावदेव वदामि। पुनरेकवारं विभागस्य यदा सर्वेभ्यः अभिनन्दनानि, अनन्तरं व्याख्यातॄणां कृतेपि अभिनन्दनानि इति कृत्वा उक्त्वा अहं मम वाक्यद्वयम् अत्र समापयामि। पुनरपि वयम् एतादृशेषु व्याख्यानेषु पुनरपि वयं मिलामः इत्येव इदानीम् अस्मिन् सन्दर्भे सूचयामि। धन्यवादाः। धन्यवादाः आचार्याः। भवताम् आशीर्वादेन अस्माकम् ऊर्जा वर्धते। तथैव इदानीं भवन्तः मार्गे सन्ति, सोमनाथतः उज्जयिनीं प्रति आगच्छन्तः सन्नपि मार्गे भवद्भिः सन्नद्धभावेन व्याख्यानमिदं श्रुतं विद्यते। अस्माकं कृते भवतां कार्याणि, भवतां प्रेरणा निरन्तरं प्रेरिका भवति इति वयं भावयामः। आचार्याणां, मुख्य व्याख्यानकर्तॄणां प्रोफेसर विनय कुमार पाण्डेय महाभागानां,
अथ च कार्यक्रमेऽस्मिन् समवेतानां समेषामपि अन्येषां विदुषां शोधच्छात्राणां विद्यार्थिनां च साकल्येन आभारं ज्ञापयितुम् अहं निवेदयामि अस्माकं विभागस्य आचार्यान् डॉक्टर विजय कुमार शर्मा महाभागान्। धन्यवादाः आचार्य। भारतीय ज्योतिष में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत इति विषयम् अधिकृत्य कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता च रूपेण विराजमानानां काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य ज्योतिष विभागस्य पूर्वाध्यक्षाणां गुरुकल्पानां प्रातः स्मरणीयानाम् आचार्याणां प्रोफेसर विनय कुमार पांडे महाभागानां हार्दं धन्यवादं बिभर्मि। गुरुचरणेषु बारंबार नमस्कृत्य प्रणामांजलिं वितरामि हार्दं धन्यवादं करोमि। विश्वविद्यालयस्य कुलपति महाभागान् अस्माकम् अभिभावकानां मार्गदर्शकानां च स्वनामधन्यानां प्रोफेसर विजय कुमार महाभागानां हार्दं धन्यवादं प्रकटयामि। येषां बचोभिः येषाम् आशीर्वादेन वयं अस्मिन् कार्यक्रमे साफल्यं प्रति सफलो अयं कार्यक्रमः सफलो जातः। क्रमे अस्मिन् विश्वविद्यालयस्य निदेशकेभ्यः आदरणीय प्रोफेसर मनमोहन उपाध्याय वर्येभ्यः हार्दं धन्यवादं प्रकटयामि। तथा च विश्वविद्यालयस्य कुलसचिव महोदयेभ्यः दिलीप सोनी महाभागेभ्यः हार्दं कार्तज्ञं बिभर्मि। कार्यक्रमे अस्मिन् संपृक्तानां विदुषां गुरुचरणानां यथा डॉक्टर बीबी रवि महाभागान् गुरुचरणानां नरेश गुरुचरणानां अन्येषां विदुषां हार्दं धन्यवादं करोमि। अस्मिन् विश्वविद्यालयस्य विभागाध्यक्षाणां डॉक्टर तुलसीदास प्रोहा महाभागान् अपि हार्दं स्वागतं हार्दं धन्यवादं बिभर्मि। कार्यक्रमे अस्मिन् संपृक्तानां समेषां छात्राणां शोधछात्राणां विदुषाम् अन्ये ये विदुषाः सन्ति केरलतः थाणु बीजी प्रोफेसर अंशी पंडा डॉक्टर सुधांशु डॉक्टर अभिलाषः डॉक्टर गायत्री गिरीशः विजयानंद अडिगः आशुतोष तिवारी गणेश मिश्रः मृत्युंजय तिवारी समेषां महाभागानां हार्दं धन्यवादं बिभर्मि। अस्माकम् अस्याः व्यवस्थायाः संयोजकेभ्यः तंत्र संयोजकेभ्यः विभागीय आचार्येभ्यः डॉक्टर विनोद कुमार पांडेय महाभागेभ्यः अपि अहं वारं धन्यवादं प्रकटयामि बिभर्मि इत्युक्तं विरमामि। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्। अत्यन्तं धन्यवादाः। निश्चयेन अद्यतन इयं संगोष्ठी अस्माकं समेषां कृते लाभाय विद्यते। इदानीं कल्याणमन्त्रेण संगोष्ठ्याः समापनं करिष्यामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति। सभी को पुनः धन्यवाद
और बहुत बहुत आभार। आप सभी हमारी अल्पकालीन सूचना पर भी जुड़े और बीच में थोड़ा सा लिंक में कुछ समस्या हुई, उसको भी आपने सहन किया और बड़े ही शांति के साथ हमारे इस आज के कार्यक्रम में आपने सहभागिता करके सहयोग प्रदान किया है। हृदय से आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। नमस्कार।